तो दोस्तों फाइनली मैं जो आप लोगों को इंग्लिश कोर में बताया था मेरे दोस्तों, जो हमारे पास क्रैश कोर्स या फाउंडेशन कोर्स या आप लोगों ने यूट्यूब चैनल देखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई 90+% जो है क्वेश्चन आप लोगों को मेरे ही बताया हुआ आया है। मेरे भाई अगर आप लोग इसी तरह से चाहते कि सर फाइनल एग्जाम में भी हमारे क्वेश्चन ऐसा ही मिले जैसे हमें हमारा प्री बोर्ड एग्जाम में मिली है, मेरे भाई टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी पेपर है ना भाई, आप थोड़ा सा भी टेंशन ना ले मेरे दोस्त। जो मैं आप लोगों को सुबह और शाम जो मैं क्लास करवा रहा हूं, बस उस क्लास में आप लोग अटेंड जरूर करेंगे। याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे जो मैं तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को क्लास करवा रहा हूं, याद रखना है क्रैश कोर्स में एक भी क्वेश्चन, एक भी आप लोग क्लास को यहाँ पे मिस ना करें। प्रॉमिस करता हूं मेरे भाई, याद ये रिजल्ट इतना शानदार होगी जो आप कभी सोच नहीं सके हैं कि सर हम इतना कम समय में, जो बंदा पूरे साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो इतना कम समय में इतना बेटर मार्क्स कैसे ला सकता है। मेरे दोस्त एक कोर्स में सारा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन वगैरह आप लोगों को बताया जा रहा है और चैलेंज करता हूं। हाँ भाई याद रखिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जामिनर का औकात नहीं है मेरे दोस्त कि जो मैं आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं ना, एग्जामिनर का औकात नहीं है कि इससे बाहर क्वेश्चन पूछ दे। ये मैं बोल तभी पा रहा हूं ना मेरे दोस्त, जब आप लोग रात को सो जाते हैं ना, उस समय हमारे दिन की सूर्य उगती है। इतना मेहनत करना पड़ता है हमारे टीम और हमारे मेंबर्स के साथ, तब जाके ये वर्ड बोल पाता हूं मेरे दोस्त। याद रखिएगा आज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का मैं 69 टोटल क्वेश्चन बताने वाला हूं और एग्जामिनर से कहना कि है दम तेरे अंदर में तो इससे बाहर पूछ के दिखा। मेरे भाई ये तो मैं आप लोगों को अभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में भी चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं भाई खुलेआम कि 30 में से एक क्वेश्चन बाहर पूछ के दिखा दे, जो मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स में और फाउंडेशन कोर्स में बताया हूं। अगर आप लोग इसके बाद अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं मेरे भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। पहला क्वेश्चन आइए सर, बातें कम होगी रातें बहुत होगी। चलिए सर ध्यान से देखेंगे कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। क्वेश्चन है भाई, आपको तो लिखना होगा। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि सर मेगास्थनीज भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोग को स्टडी कराया था। चलिए सर अगला क्वेश्चन पाते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करवाया था। मेरे भाई पाटलिपुत्र की जो स्थापना हुआ है ये गंगा नदी, सोन नदी के बाद मेरे दोस्तों 3 नदी के संगम पर इसकी स्थापना होती है और पाटलिपुत्र की स्थापना करता है कौन, तो बताएंगे सर उदयन ने इसकी स्थापना करता है। कौन मेरे शेरों सरनियों, उदयन ने। याद रखेगा, मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। मेहनत कीजिए मेरे बॉस, याद रखेगा मेहनत कीजिए। अरे किताबों में झुका हुआ सर हमेशा बुलंद होती है मेरे दोस्त, इसलिए पहले ठान लीजिए कि अभी आपको सर झुकाना है या बाद में जाकर सर झुकाना है, निर्भर आपके ऊपर करती है भाई। बात करते सर आइए, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। अब चीनी यात्री फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आए थे गुरुजी, तो बताएंगे सर इसका जो हमारा राइट आंसर होगा चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए थे। किसके काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए थे। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है भाई इसकी स्थापना जो किया था ना, वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक के कुमारगुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था मेरे शेरों सरनियों, तो याद रखिएगा गुप्त शासक। अगर पूछा जाएगा ना कि कौन से शासन काल में हुआ है तो गुप्त शासक, ठीक है, तो किसने, कुमारगुप्त ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है ना। मेगास्थनीज कौन था सर, अब क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे कि आखिर मेगास्थनीज कौन थे। तो चिल्ला चिल्ला के मैंने आप लोगों को पढ़ाया भाई, मेगास्थनीज एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। याद रखना है, इतना लिखना होगा तब जाकर मिलेगा 2 मार्क्स और 2 मार्क्स का 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 क्वेश्चन आपको करना है, टोटल 10 मार्क्स। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव का 30 क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन। अगर 40 में 40 नहीं आया तो मैं मान जाऊंगा मेरे भाई कि आपने मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन से नहीं पढ़ा है। इतना तो दावा कर सकता हूं मेरे दोस्त, 8 साल का एक्सपीरियंस है। याद रखिएगा, ठीक है। बस जितना बता रहा हूं, क्रैश कोर्स हो, फाउंडेशन कोर्स हो, चुपचाप से शांतिपूर्वक पढ़ते रहिए सुबह शाम जो मैं पढ़ा रहा हूं। बात करते हैं शक संवत का आरंभ किसने किया है। जो शक संवत है ना भाई, इसका आरंभ किया था हमारा किसने, तो कनिष्क ने। याद रखिए मेरे शेरों सरनियों, किसने किया था मेरे भाई, कनिष्क ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, कनिष्क। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है। जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय है वह वर्तमान समय में किस विद्यालय में स्थित है, तो बताएंगे सर तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। कहां है, कौन से देश में, पाकिस्तान। इसके बाद में आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हो, तो कितना बंदा तैयार है सर आप बताइए। और मेरे दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हमारे साथ पढ़ लेंगे ना,
यकीन कहता हूं मेरे भाई, अगर आपको इतिहास से प्यार ना हो जाए ना तो आप कहेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन को रट्टा लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वही चीजों को अगर समझ जाते हैं ना, समझ कर लिखने में मजा कुछ और ही आएगी भाई, याद रखना है, ठीक है। भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के किस पुत्री के नाम से मिला है? तो बताएंगे सर, भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ मिली है, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। किन शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र का उपाधि लगाया है भाई? कौन से शासक थे जिन्होंने अपने नाम के पहले देवपुत्र के शासक लगाए हैं? तो बताएंगे सर, कुषाण शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र के शासक लगाए हैं, याद रखिएगा क्या भाई, कुषाण शासकों जो थे, कुषाण वंश के जो लोग होते थे ना, वो अपने नाम से पहले देवपुत्र का, याद रखिए, उपाधि लगाते थे। ऑप्शन नंबर हमारा नेक्स्ट। हरिसेन द्वारा रचित पर्याग प्रस्ती, सबसे पहले तो याद रखेगा कि पर्याग प्रस्ती का राइटर कौन है? तो बताएंगे मेरे शेर सरन्यू हरिसेन, क्या बताएंगे? हरिसेन, इसको याद रखेगा, ठीक है ना। पर्याग प्रस्ती के लेखक कौन हो जाएगा? हमारा हरिसेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताएंगे सर, पर्याग प्रस्ती के जो हमारा राइटर हो जाएगा हमारा हरिसेन है। वो आपसे पूछा कि किस भाषा में लिखा गया जो हमारा पर्याग प्रस्ती है भाई, याद रखेगा, हरिसेन द्वारा रचिता गया है, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो हरिसेन रचित पर्याग प्रस्ती सांस्कृतिक भाषा में लिखा गया है। कौन सा भाषा में? सांस्कृतिक भाषा में लिखा गया है। बात करते सर अगला, हड़प्पा सभ्यता को काशी युग, बाबू रे ये भी 2 क्वेश्चन है, इतना देखकर घबराए मत, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगी, ठीक है। डायरेक्ट दिमाग में घुसाने की कोशिश कीजिए, रट्टा मत लगाइए। सुनिए, हड़प्पा सभ्यता को काशी युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को, एक क्वेश्चन आती है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, मैं आंसर लिख रहा हूं, 2 मार्क्स फिक्स। क्वेश्चन आइए, हड़प्पा सभ्यता को काशी युग की सभ्यता क्यों कहा गया? तो हड़प्पा सभ्यता को काशी युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन धातु का मिलाकर काष्ठ धातु का उपयोग करते थे। अब आइए सर, नहीं समझ में आया सर, थोड़ा सा भी ना आपके भाषा में नहीं समझ में आया, सुनिए बाबू रे, हड़प्पा सभ्यता को काशी युग की सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के जो लोग थे ना भाई, वो अपने औजार बनाने के लिए टीन और तांबा का प्रयोग करते हैं। क्या करते भाई? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को काशी युग की सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना, औजार बनाने के लिए टीन और तांबा का प्रयोग करते हैं, और टीन और तांबा के मिश्र धातु को ही हम लोग बोलते हैं कांसा, इसी के कारण इसका नाम पड़ा है, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे सर? काशी युग, ठीक है। इतना लिखना है, 2 मार्क्स लेना है, घर लौट जाना है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता? एकदम सिंपल सा भाषा में लिखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हो गया। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु घाटी के किनारे बसा हुआ है। 2 मार्क्स फिक्स। अरे कोई हिला नहीं सकता भाई, अपने सीट से कोई हिला नहीं सकता है। सुनिए, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु घाटी या सिंधु नदी घाटी के आसपास से प्राप्त हुई है। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंपल सा लिखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु घाटी किनारे बसा हुआ है। हो गया फिक्स, 2 मार्क्स। बात करते हैं अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में मन के बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मन के बनाने के लिए कार्नियन, क्रिस्टल, सेल खड़ी, तांबा, जेस्पलर, क्वार्टर्स, शंख, पत्थर, कांसा और सोना जैसी धातु का उपयोग किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। सिंधु घाटी सभ्यता की उन स्थानों के नाम बताएं जहां सिंचाई के अंश पाए गए। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में वो जगहों का नाम बताएं जहां पे सिंचाई का अंश पाया गया है। तो बताएंगे सर, सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों का नाम निम्नलिखित है, जैसे हमारा एक होगा सुरतुघाई और एक होगा हमारा धोलावीरा। 2 याद रखिएगा, एक हमारा सुरतुघाई और एक हमारा क्या हो जाएगी सर? धोलावीरा। बात करते हैं अगला प्रश्न पे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किस देश के साथ था? पूरा इत्मीनान और सुकून के साथ बने रहिए, बस सारा क्वेश्चन बताऊंगा, दिल थाम कर बैठिए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन देशों के था? तो बताएंगे सर, हमारा जैसे हो गया मेसोपोटामिया, इसके बाद ओमान, बहरीन, ईरान, ये ज्यादा ना मेरे भाई मुस्लिम कंट्री से संबंध रखते थे, क्योंकि उस जमाने में मुस्लिम कंट्री के जो सदस्य होते थे ना भाई, वो हमारा ज्यादा व्यापार क्या करते थे, इस कारण से वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ एक कोलैबोरेशन बनाकर रखना चाहते थे। सिंपल सा क्वेश्चन। बात करते हैं अगला, हड़प्पा वासी तांबा और सोने कहां से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पा वासी राजस्थान के खेतड़ी से तांबा, कहां से भाई? राजस्थान के खेतड़ी से तांबा और दक्षिणी भारत से सोना प्राप्त करते थे, और दक्षिण भारत से
सोना प्राप्त करते थे। सिंपल सा बात है, ऐसा ही आंसर लिखना है। बात करते सर अगला, किस प्रस्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है? कौन सा प्रस्थल है भाई जिसका हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बस्ती माना जाता है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे आइए, सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं सुनाने चाह रहा हूं भाई, सुनिएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है मोहनजोदाड़ो। अगर क्वेश्चन अंदर से दे दिया जाए ना भाई भूल जाओगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है हमारा मोहनजोदाड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 125 हेक्टेयर था। याद रखिए कितना भाई? 125 हेक्टेयर था। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, महाकाव्य से आप क्या समझते हैं मेरे भाई? ये महाकाव्य क्या है? जैसे हमारा गीता हो गया, महाभारत हो गई, बाइबिल हो गया, कुरान हो गई, ये क्या है? हमारा महाकाव्य है। ठीक है, तो एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन एवं उपलब्धियों का विशद वर्णन हो, जैसे हमारा महाभारत। महाकाव्य उसे कहते हैं जो एक लंबी कविता जिसमें नायक अथवा राष्ट्र के जीवन, याद रखें, राष्ट्र के जीवन और एवं उपलब्ध कराने का, कैसे हम अपने जीवन यापन को गुजारें, हम कैसे गरीबों को दान करें, हम कैसे बीमारी व्यक्ति को हेल्प करें, मदद करें, इस सब के बारे में जब हमें वर्णन करने के लिए मिलता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं महाकाव्य। ठीक, आइए बात करते हैं अगला, गोत्र को परिभाषित करें। आखिर गोत्र क्या है भाई? गोत्र आप लोग सुने होंगे भाई, हम लोग नहीं बोलते हैं ये हमार गोतनी लगे रे, नहीं बोलते भाई ये हमार चाचा लगे रे, कहे कि ना नहीं कहे रे दादा बोली, हमने कही हमने के पड़ोसी लगे रे, नहीं कहा है तोहनी रे भाई, तोहनी हंसा ही ना, हम पता चल गया कि तू हंसा ही। ठीक हो, सुनिए, गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है। गोत्र किसे कहते हैं मेरे भाई? जैसे मैं चला रहा हूं, परंपरा नाम सुने? परंपरा सुने? अगर मेरे दोस्त कोई व्यक्ति मर जाए तो हमें टकला कराना पड़ता है, यस या नो? तो ये हमारा परंपरा है भाई, जो चलते आ रहे हैं, गोत्र कहलाता है। गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है, जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वजों की संतान है, और ये गोत्र से ही हमें पता चलता है कि हम किस, याद रखिए, किस व्यक्ति की हम पूर्वजों की संतान है, इसके बारे में बताया जाता है। ठीक, आइए सर, अभी थको मत, लंबा दूरी है भाई। कुल तथा जाति का क्या अर्थ है? कुल का मतलब टोटल नहीं है भाई, यहाँ कुछ कुल का मतलब कुछ और अर्थ निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा। कुल का मतलब कुछ और। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए, याद रखिए, जो कुल देख रहे हैं ना, ये कुल का मतलब टोटल नहीं होता है, कुल का मतलब टोटल नहीं होता है। सांस्कृतिक ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति शब्द का प्रयोग बांधवों के लिए, बड़े समूह के लिए होता था। याद रखिएगा, जो हमारा कुल है, ये हमारा कुल शब्द का प्रयोग जो है वो हमारे सांस्कृतिक ग्रंथों से मिलता है भाई, याद रखना है, जो इसका अर्थ होता है परिवार। ठीक है ना? इसी तरह से अगर मैं जाति की बात करूं तो जाति शब्द का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। सिंपल सा बन रहा है, याद रखिएगा भाई। बात करते हैं अगला, अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं? गुरुजी, आपसे पूछा गया अंतर्विवाह। विवाह जो है मेरे भाई 4 प्रकार की होती है, जिनमें से आप लोगों से पहला प्रश्न पूछा गया अंतर्विवाह। क्या पूछा गया है मेरे शेर उसर नहीं? अंतर्विवाह। अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं? अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा? अंतर्विवाह का मतलब हम अपने रिलेटिव में ही शादी करें, अंतर्विवाह। हम अपने मौसा का लड़का, मौसी के लड़की, मामू का लड़का, मामी का लड़की से शादी करें, याद रखिएगा, तो हमारा अंतर्विवाह कहलाता है। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोग हो सकते हैं। जैसे हम अपना मामी के बेटी से शादी कर लिए, यह हमारा हो गया अंतर्विवाह। एक ही गोत्र से शादी करना अंतर्विवाह कहलाता है। सिंपल सा फंडा बंद। एक ही गोत्र में शादी करना अंतर्विवाह कहलाता है। फंडा खत्म, फंडा खत्म, पर ठंडा खत्म नहीं हुआ भाई, स्टार्ट हुई है। बात करते अगला, स्तूप क्या है भाई? याद रखिएगा, अशोक। जब स्तूप की नाम याद आती है भाई, अशोक का चेहरा नजर आ जाता है। स्तूप का सांस्कृतिक अर्थ टीला है भाई। स्तूप जो शब्द है ना भाई, ये स्तूप शब्द जो है, इसका अर्थ होता है भाई, सांस्कृतिक भाषा के शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है हमारा टीला। क्या अर्थ होता है सर? टीला, ढेर या ठुआ होता है। ठुआ का मतलब है ना गुफा, जहां चूहा वगैरह घुस के रहता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अस्तित्व को 8 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा,
महापरिनिर्वाण होने के बाद, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु होने के बाद, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है महात्मा गांधी के मृत्यु होने के बाद उनके अस्थियों को, उनके हड्डियों को, महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनका जो हड्डी है वो हड्डियों को 8 भागों में बांटा गया, उन पर समाधियों का निर्माण किया गया, इन्हीं को स्तूप कहते हैं। और उन पर मेरे दोस्तों 8 जो है मेरे भाई हड्डियों को निकाल करके 8 जगहों पर टीला बनाया गया, एक तरह का घर टाइप का बनाया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं स्तूप। समझ में आया? चलिए सर, उम्मीद करते बड़ी शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आप लोग जुड़े रहें और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। जरूर आप लोग जितना ज्यादा हो सके मेरे दोस्तों अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के बारे में जरूर इन्फॉर्म करें भाई, ठीक है ना। आइए सर, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है भाई? हम लोग सुने हैं भाई कि त्रिरत्न का संबंध जो है हमारा जैन धर्म से, जो हमारा त्रिरत्न है ये हमारा किससे धर्म संबंध है भाई? जैन धर्म से। तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा सम्यक आचरण है। 3 को याद रखेगा, पहला सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक आचरण, 3 याद रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ था? जो महावीर स्वामी भाई इसका जन्म कब और कहां हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक, डाउट नहीं भाई, एकदम सिंपल सा फंडा है भाई, याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये जितना मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों का 2 मार्क्स का है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। 2 और 3 और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगी वो भी मैं आप लोगों को बताने की भरपूर मात्रा में कोशिश करूंगा, ठीक ना। तो धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे पहला तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि हमारा गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। कहां मेरे शेर शेरनियों? सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब गौतम बुद्ध को पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो गई, गौतम बुद्ध को जब पूरी तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद मेरे दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जब उन्होंने पहला उपदेश दिया, यह प्रथम उपदेशी घटना ही धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। सिंपल से फंडा भाई, धर्म चक्र परिवर्तन उसे कहते हैं जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जब वो पहली बार किसी को उपदेश दे रहा है तो इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। सिंपल सा फंडा, रटो मत, रटने का समय नहीं है भाई। एक क्वेश्चन होती तो रट लेते, बहुत सारा क्वेश्चन है। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? जो हमारा सांची का स्तूप है भाई, इसकी खोज आखिर किसने किया था? सांची के स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने किया था मेरे भाई। किसने किया था? जनरल टेलर ने किया था सांची के स्तूप को, याद रखना है, ठीक है ना। बात करते सर अगला, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? जो महात्मा बुद्ध है इसका जन्म कब और कहां हुआ है? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। बाबू रे इतना लिखना पड़ेगा तब 2 मार्क्स मिलेगा। आप सोचिएगा ना कि हम थोड़ा सा लिख देंगे तो मुझे मिल जाएगा, पास तो हो जाएंगे भाई, 1 मार्क्स तो मिल जाएगा, खाली आप ईयर भी लिख देंगे तो। लेकिन आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, ठीक, जो नेपाल में था। कहां प्यारे मेरे शेरनियों? नेपाल में था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अमरावती का स्तूप कहां स्थित है? अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां प्यारे? अमरावती का जो हमारा स्तूप है वो कहां स्थित है? तो बताएंगे सर अमरावती का स्तूप जो हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे हमारा पारसनाथ। याद रखेगा 24वें तीर्थकर हो जाएगा कौन हमारा? याद रखेगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जैन। याद रखें महावीर, याद रखें महावीर स्वामी जैन, याद रखना भाई, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम तो ऋषभदेव। प्रथम अगर पूछा जाएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे बाबू रे, सुन लीजिए। हमको पता है कि आप लोग स्किप करने में माहिर है, लेकिन रोगे एग्जाम के समय बाबू, इसको ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो बताएंगे सर हमारा महावीर स्वामी जैन। 23वें पूछा जाएगा तो बताएंगे पारसनाथ, और पहला पूछा जाएगा तो ऋषभदेव। 3 क्वेश्चन कान खोल के सुन लीजिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे सर चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो हमारा सुमित्रा एवं उसके अध्यक्ष अशोक घोष थे भाई। याद रखिएगा याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत और चतुर्थ बौद्ध संगीत। चारों बौद्ध संगीत को एकदम अच्छी तरह से आप लोग अपने अपने कॉपी में लिखेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आएगी, ज्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बाबू। याद रखिएगा एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए।
अल-बिरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? जो हमारा अल-बिरूनी है गुरुजी, उन्होंने किस पुस्तक की रचना किया था? जो हमारा अल-बिरूनी है, उन्होंने कौन से पुस्तक की रचना की थी, आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर अल-बिरूनी ने, याद रखिएगा, किताबुल हिंद की नामक पुस्तक की रचना किया था। अगर अच्छा लग रहा है तो बताइएगा जरूर, ठीक ना, तभी मैं आप लोगों को अगला वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा भरपूर मात्रा में। तो अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद की नामक पुस्तक की रचना क्या था, याद रखना भाई। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं, इब्न बतूता कहां के निवासी थे? इब्न बतूता जो है मेरे भाई मोरक्को के निवासी थे। कहां के निवासी थे? याद रखिएगा, मोरक्को के निवासी थे। मैं दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर बचे हुए समय में हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो आप लोगों का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों का क्लासेस होती है, ये क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ आनंद लीजिए सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे PYQ, मॉडल पेपर, उसके बाद क्वेश्चन बैंक वगैरह सारा चीज जो है ना मेरे भाई तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लेट ना करें मेरे प्यारे, ऐसे भी लेट आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग आने वाले जनरेशन को ना फाउंडेशन कोर्स के बारे में जानकारी देंगे, जहां पे मैंने 399 रुपए में पूरा 12 महीना रगड़ के तैयारी करवाता हूं, सुबह शाम दोनों टाइम पे 12 महीना मैं रगड़ के तैयारी करवाता हूं। याद रखिएगा मेरे भाई, मात्र 399 रुपए में। तो आने वाले जनरेशन होगी जो क्लास 10 में है, क्लास 11 में है, उन लोगों को जरूर इन्वाइट कीजिएगा मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे, ठीक है। आइए सर बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे प्यारे, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहां की काजी नियुक्त किया था? जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ना भाई, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने ना इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था। आखिर कहां? तो बताएंगे सर मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कहां का? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इब्न बतूता है ना भाई, वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो बताएंगे सर इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। कब आए थे मेरे प्यारे? इब्न बतूता, याद रखें, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। आइए सर अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं चाह रहा हूं ना भाई, यहीं पे हमारा क्लास को समाप्त करता हूं। सेकंड क्लास अगर चाहते हैं कि सर हाँ हमें सेकंड क्लास यहीं से स्टार्ट कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया टोटल हमारा 69 क्वेश्चन है, जिनमें से मेरे दोस्तों मैंने अभी तक आप लोगों को 36 ही बता पाया। बाकी जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है, अगर वो भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि सर हाँ मुझे वो भी दिखाइए, तो मेरे दोस्तों जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में यहीं से स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि आखिर आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आएगी। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।